जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी और जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वर्तमान में या भविष्य में पूछे जाने वाले प्रबल संभावनाएं हैं। इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के डिस्कशन मिलेंगे, ट्रिकी वीडियोस मिलेंगे, वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस होते रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, और सेलेक्टेड टीचर्स द्वारा आपके लिए अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी देखने वाले हैं। हिंदी का प्रथम क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? रेखांकित शब्द आप है। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द के सर्वनाम के भेद का उदाहरण कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी निजवाचक तो बिल्कुल सही जवाब है। वह आप ही चला गया। तो जब आप ही, स्वयं, खुद, ऐसा जब जो सर्वनाम आता है तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम की बात हो गई तो सर्वनाम जान लीजिए। सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 भेद। 6 भेद में पहला कौन सा होता है? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक यानी इसमें 3 पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं। कौन? प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष और फिर तीसरे को हम कहते हैं अन्य पुरुष। अगर मैं, मुझे, हम अगर कहते हैं तो प्रथम पुरुष है। तुम लोग, आप लोग, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष। और वह, वे, है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये अन्य पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाता है निश्चयवाचक, यह, वह, ये, वे। और तीसरा हो जाता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कौन? कोई, कुछ, ये आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। इसके बाद चौथा सर्वनाम आता है आपका प्रश्नवाचक। क्या, कैसे, जब भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद पांचवा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। यह गाय मेरी है, ठीक है, यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक उसकी है। संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और छठा अंतिम होता है निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में आप, स्वयं, खुद, इस प्रकार के शब्दों का वर्णन किया जाता है। और जब ऐसे शब्द आते हैं तो आप कहते हैं निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रश्न समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाले पत्र कौन सी श्रेणी में आते हैं? व्यापारिक नहीं, व्यावहारिक है ये। व्यावहारिक, सरकारी, सामाजिक या संपादक के नाम? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है व्यावहारिक। सगे संबंधी, मित्र आदि को लिखे आने वाला प्रश्न, अपने माता पिता को लिखा, मित्रों को लिखा, अपने स्वजनों को लिखा, तो उसे हम व्यावहारिक पत्र कहते हैं। जब किसी सरकारी कार्यालय को लिखते हैं तब वो सरकारी पत्र कहलाता है। और जब अखबार के संपादक को हम भेजते हैं तो वो संपादक के नाम जो है कि पत्र हो जाता है। सामाजिक, जब किसी अपने पर्टिकुलर समाज में भेजते हैं पत्र, ठीक है, किसी लोकहित के लिए, तो वो हमारा सामाजिक पत्र हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो गद्यांश से है। गद्यांश से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद पांचों प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पढ़ते हैं वह गद्यांश। प्राचीन काल में जनक महाराज जनक महाराज विदेह में राज्य करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटियाँ थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने पर भी महाराज जनक का फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते, शत्रुओं का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक परमात्मा के उपाय करते। और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी सांसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसीलिए लोग उनको विद्रोह कहते थे। चलिए, विदेह, यहाँ पे विदेह होना चाहिए, ये विद्रोह नहीं, विधेय होना चाहिए यहाँ पे। विदेह क्योंकि यहाँ पे महाराजा विदेह है ना। चलिए, विदेह की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या, महोबा, मिथिला या फिर द्वारिका? अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ना, विदेह में राज्य करते थे, मिथिला विदेह की राजधानी थी। तो आप यहाँ साफ साफ कहेंगे भाई क्या हो जाएगा आंसर हमारा? मिथिला विदेह की राजधानी थी। पहला आंसर हो गया। दूसरा, महाराजा जनक द्वारा राज्य चलाए जाने के लिए क्या क्या करते थे? राज्य का प्रबंध करना, अपराधियों को दंड देना, लोक कल्याण का उपाय करना, या सभी? तो आपने कहा भाई ये सारे के सारे काम करते थे, तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटियाँ थी?
तो आपने कहा फकीरों की, सन्यासियों की, शत्रुओं की, इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा पैसेज में देखा आपने, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि भाई 1000 सन्यासियों की पर्ण कुटियाँ थी। तो आपने कहा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल के आसपास किन लोगों की कुटियाँ थी, तो आपने कहा सन्यासियों की कुटियाँ थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महाराजा जनक को क्या शौक था, प्रबंधकारी का, राज्य शासन का, फकीरी का या लोक कल्याण का। तो अभी आपने पैसे में पढ़ा था, उनको फकीरी का शौक था, सब कुछ करने के बाद भी, सब कुछ पाने के बाद भी क्या किसका शौक था, फकीरी का शौक था। चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सुरपति, शचीपति, शचीपति है च है ये, शचीपति, मधवा, इंद्रा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी इंद्रा तो बिल्कुल सही जवाब है। इंद्राणी का पर्यायवाची इंद्रा होता है, बाकी सुरपति, शचीपति, मधवा ये सारे के सारे इंद्र के पर्यायवाची। इच्छा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, लिप्सा, स्पृहा, मर्जी या छोर। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी छोर तो बिल्कुल सही जवाब है, बाकी लिप्सा, स्पृहा, मर्जी, लालसा, उत्कंठा, अभिलाषा, आकांक्षा ये सारे के सारे इच्छा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न, व्याधि का क्या अर्थ है, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, शासन का आदेश और अतिथि की सेवा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी शारीरिक पीड़ा तो बिल्कुल सही जवाब है। व्याधि मतलब जैसे अब बुजुर्गावस्था में जब पीड़ा, शारीरिक पीड़ा जो होती है उसी को हम व्याधि कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे व्याधि का मतलब क्या होता है, शारीरिक पीड़ा होता है। अगला प्रश्न, कनक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, सोना, धतूरा, गेहूं, हाथ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी हाथ तो बिल्कुल सही जवाब है। कनक का अनेकार्थक सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, लेकिन हाथ नहीं होता है। हाथ पर्यायवाची कर, इसका कर होता है। इस कर का पर्यायवाची टैक्स भी होता है, सून भी होता है ना। तो ये सारे सारे आपस में अनेकार्थक हैं, पर्यायवाची नहीं अनेकार्थक। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द बताइए, माया, लोमड़ा, भगत, घोसी। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। माया, भगत, घोसी ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, भाया, ये भाया है, भाया, भगत, घोसी ये तीनों तीनों तद्भव हैं। तत्सम शब्द हो जाएगा लोमड़ा। निम्नलिखित शब्द में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। यानी हिसाब बैठना, हिसाब बैठना का अर्थ क्या होगा, सही लगाना, ध्यान देना, पूछताछ करना या सुविधा होना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, सुविधा होना, हिसाब बैठना। सुविधा का मतलब सुविधा होता है, ध्यान समझिएगा, सुविधा करना समझ में आ रहा हो, सुविधा का मतलब सुविधा होता है, सुविधा होना। हिसाब बैठना कहते नहीं भाई हिसाब नहीं बैठ रहा, क्या भाई आप गए थे कोई सामान लेने, बताओ लिए कि नहीं, कहे नहीं सुविधा, हिसाब नहीं बैठ पाया वहाँ पे। हिसाब बैठने का मतलब होता है सुविधा होना, ठीक है। हिसाब नहीं बैठने का मतलब सुविधा नहीं हो पाया, ठीक है। तो हिसाब बैठने का मतलब हो जाता है सुविधा होना, यानी सुविधा होना। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए बाजारे हुस्न तो बिल्कुल सही जवाब है, बाजारे हुस्न। ध्यान समझिएगा, 1918 में लिखी गई थी प्रेम सदन, सॉरी सेवा सदन, 1918 में सेवा सदन लिखी गई थी। और सेवा सदन का उर्दू जो है, उर्दू रूपांतरण किया गया था 1919 में और उसको नाम दिया गया था बाजारे हुस्न, ठीक है। तो प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या हो जाएगा, बाजारे हुस्न। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, रसखान, भागीरदास, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है रसखान। रसखान जी जो है प्रेम वाटिका के असली रचयिता हैं, इन्होंने इसको जो है रचित किया है। और इसमें जो है कि श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन पूरी तरीके से किया गया है प्रेम वाटिका में। इनका सैयद अहमद खान करके नाम था, जो है कि रसखान जी का पूरा नाम सैयद खान करके था, सैयद इब्राहिम खान साहब। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं, इंशाअल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू जीलाल या फिर बालकृष्ण भट्ट। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी लल्लू जी लाल तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रेम सागर के लेखक लल्लू जी लाल है। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। नाम धातु, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, ये पूरा वाक्य है, इसमें कौन से क्रिया का प्रयोग हुआ है, नाम धातु क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत।
यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है द्विकर्मक क्रिया। देखिए अब अगर हम बात करते हैं कृदंत की, तो कृदंत पहले क्रिया होता नहीं है, कृदंत क्रिया नहीं होता है, कृदंत होता है प्रत्यय। जब क्रिया में प्रत्यय लगता है तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और बाकी कहीं अन्य जगह लगता है तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बात आती है नाम धातु की, तो नाम धातु क्रिया का रूप है, द्विकर्मक क्रिया का रूप है, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है। अब हम आपको बताते हैं डिटेल से। देखिए क्रिया जो होता है वो क्रिया मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है कर्म के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर होते हैं दो, कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। और रचना के आधार पर होते हैं 5, ठीक है। इसमें आपके जो है कि इसमें आपके संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये सारी क्रियाएं आती हैं। तो कर्म के आधार पर होते हैं 2 और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 5 होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब अकर्मक सकर्मक ध्यान समझिएगा। अकर्मक का मतलब इसमें क्रिया का कर्म का प्रयोग न हो, और जिसमें सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म का प्रयोग हो, ठीक है। अब सकर्मक भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक, ठीक है। एक कर्मक का मतलब मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो पत्र क्या लिख रहा हूँ? पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक कर्म, क्योंकि एक कर्म का प्रयोग हुआ। अब मैं कहूँ मैं राम को पत्र लिख रहा हूँ, तो किसको क्या लिख रहा हूँ? जब किसको क्या दोनों का उत्तर बनने लगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 2 कर्म का प्रयोग हो गया ना। देखिए जैसे पिछले प्रश्न में देखिए, दीपा ने गाय को चारा खिलाया, किसको क्या खिलाया? जब किसको क्या दोनों का उत्तर मिलने लगे तो हम कहते हैं द्विकर्मक क्रिया हो जाता है। वैसे मामला क्लियर हो गया एकदम। बताओ यदि क्रिया कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो आपने क्या 2 आधार पे, कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे। कर्म के आधार पे कितने? 2, अकर्मक और सकर्मक। और रचना के आधार पे कितने? 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब अंतिम प्रश्न है, कविता रत्नाकर किस कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर या फिर सेनापति? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।